48 घंटे बाद आखिर होने क्या वाला है? टीवी 9 पर राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक का एजेंडा 6 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक है और एजेंडे में सबसे पहले इस्तीफों पर होगा विचार। चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर चर्चा। चढ़ावा चोरी में एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट पेश होगी। दान व्यवस्था और निगरानी प्रणाली में होंगे फैसले। 2025-26 के बजट और ऑडिट रिपोर्ट्स पर चर्चा होगी। मंदिर प्रबंधन में सुधार और नियुक्ति पर मंथन। रिक्त पदों पर चयन के लिए नामों पर विचार और मणिदास छावनी में दोपहर 3 बजे होगी यह बैठक। तो देखिए, इस बैठक में कई सारे विषय आएंगे और उन विषयों पर बातचीत होगी। बैठक का एजेंडा 6 जुलाई की जो बैठक है उसका एजेंडा हम आपको बता रहे हैं। इस्तीफों पर विचार होगा चंपत राय अनिल मिश्रा के और एसआईटी जांच की अंतरिम रिपोर्ट भी रखी जाएगी। आगामी प्रबंधन से संबंधित व्यवस्था पर भी विचार किया जाएगा कि आगे आखिर मैनेजमेंट की चलेगा कैसे। आमदनी, खर्च और दूसरे वित्तीय प्रबंधन की जानकारी भी दी जाएगी और अन्य जरूरी विषय जिसकी अनुमति अध्यक्ष दे वो भी एजेंडे में शामिल होगा। तो बड़ी बात इसमें यही है कि चंपत राय अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर विचार होगा। आगे ये ट्रस्ट का काम कैसे चलेगा ये एजेंडा होगा और एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट भी वहां पर होगी और जिस पर चर्चा की जाएगी। तो 24 घंटे में एसआईटी ने जो जांच और पूछताछ की है उसमें 2 नई तरह की धांधली के बारे में पता चला है। टिन्नू एंड कंपनी वीआईपी दर्शन के नाम पर भी वसूली चला रहे थे, ये जानकारी भी मिली है। और मंदिर के अंदर और उसके बाहर ये गैंग सुनियोजित और संगठित तरीके से गैर कानूनी काम कर रहे थे। 6 जुलाई को यानी करीब 72 घंटे बाद राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक होने जा रही है। सवाल यही है कि क्या इस बैठक में रामद्रोहियों का फाइनल हिसाब हो जाएगा? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, आइए समझते हैं। जो भी मंदिर लूट रहे हैं उनको हिंदू माफ नहीं करेगा। सर, इस्तीफे को लेकर क्या जो बात? निश्चित तौर से चंपत राय बंसल उस चोरी में और पूरी तरीके से उन्होंने वहां चोरी किया है और लूटपाट किया है। ये चोरी अभी शुरू नहीं हुई, ये 2021 से शुरू हुई जब वहां पे बहुत जबरदस्त जमीनों का घोटाला हुआ। विपक्ष को राम जन्मभूमि मामले में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। जो चोरी करेगा, जो गलत करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, वो कार्रवाई होती है। राम मंदिर लूटकांड को लेकर सियासी संग्राम लगातार बढ़ता जा रहा है। विपक्ष पक्ष को घेर रहा है तो पक्ष दोषियों को कभी न भूलने वाला दंड देने का आश्वासन दे रहा है। हमको उसकी जानकारी नहीं है, आ सकती है। चंपत राय बंसल चोरी किया है और लूटपाट किया है। राम मंदिर को लेकर राजनीतिक युद्ध इसलिए भीषण हो गया है क्योंकि जांच की आंच अब ट्रस्ट के 3 बड़े नामों और किरदारों तक पहुंच चुकी है। ये नाम है चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव। एसआईटी इन तीनों से अलग अलग पूछताछ कर चुकी है। जरूरत पड़ी तो फिर पूछताछ हो सकती है क्योंकि जांच अभी पूरी नहीं हुई। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव
चढ़ावा चोरी कांड में इन तीनों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। ट्रस्ट के ये 3 बड़े पदाधिकारी और उनकी कार्य प्रणाली संदेह में है। इन तीनों पर एक नहीं बल्कि कई सवाल उठ रहे हैं। सच ये है कि संतुष्ट करने वाले जवाब अब तक नहीं मिल सके। यही वजह है कि इन पर हर बीतते दिन के साथ शिकंजा कसता जा रहा है। यहाँ तक कि अब इन तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दें और इन्हें जेल में डालने की मांग भी उठने लगी। अयोध्या के वकील एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं तो बीजेपी नेता विनय कटियार ने ये कहकर बम फोड़ दिया कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को जेल हो सकती। विनय कटियार का वो बयान सुनिए। चंपत राय भी है, गोपाल राव भी है, ये सब जितने हैं, ये हाँ अनिल मिश्रा हैं, तो ये तो किसी कारण से थोड़ा बच गए, जेल नहीं जा पा रहे हैं। अब हो सकता आगे जाएं। अभी पैसा का गबन हुआ है, जबरदस्त गबन हुआ है। सुना आपने, विनय कटियार ने कहा कि राम मंदिर में पैसे का सिर्फ गबन ही नहीं हुआ है बल्कि जबरदस्त गबन हुआ है। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राय अब तक भले ही बचे हुए हैं लेकिन भविष्य में भी बचे रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। गबन की वजह से तीनों को जेल में डाला जा सकता है। अब सवाल यही है कि क्या चंपत और उनकी कंपनी जेल जाने वाली? क्या चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव तीनों एक साथ सलाखों के पीछे पहुंचने वाले? क्या विनय कटियार की घोषणा सच होने जा रही? क्या चंपत एंड कंपनी पर 72 घंटे बाद बड़ा एक्शन होने जा रहा है? क्या चंपत और उनसे जुड़े लोगों का फैसला 6 जुलाई को होने जा रहा है? ये बड़े और अहम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 6 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक होने जा रही है। ये बैठक मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी कांड को लेकर ही हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक में कोई बड़ा शख्स शामिल हो सकता है। यह शख्स ट्रस्ट के बाहर का होगा। यही वजह है कि इस मीटिंग में बड़े फैसले की उम्मीद है। इस तारीख को मीटिंग में देखिए क्या किया जाए। जो कोषाध्यक्ष है उन्हीं का दस्ता में चलेगा, देखिए क्या निर्णय लिया जाए। ये छोटी छावनी में होगा। हाँ आ सकते हैं लेकिन हमको ये जानकारी नहीं है। इस मीटिंग को लेकर बड़ी ही दिलचस्प बात सामने आई। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय किसी भी हालत में ट्रस्ट छोड़ने को राजी नहीं हो रहे हैं। इतने आरोप और सवालों के बावजूद भी वो ट्रस्ट में बने रहना चाहते हैं। वो महासचिव का पद तो छोड़ने को राजी हैं, लेकिन किसी न किसी तरीके से वो ट्रस्ट के सदस्य बने रहना चाहते हैं और इसके लिए जी तोड़ मेहनत भी कर रहे हैं और पूरी अपनी जान भी झोंक रहे हैं। अब सवाल यही है कि चंपत और उनके लोग बचेंगे या फिर निपट जाएंगे। 72 घंटे बाद 6 जुलाई को चढ़ावा चोरी कांड में क्या होने वाला है? यही वो सवाल है जिसकी वजह से पूरे देश की नजर इस बैठक पर है। श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की राम मंदिर में जिस तरह की धांधली हुई उस पर आरएसएस की पहली प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने 5 बड़ी बातें कही। पहली ये कि दान पात्र से चोरी दुर्भाग्यपूर्ण है। यह राम भक्तों की आस्था पर आघात है। इस घटना को असाधारण मानकर ट्रस्ट को कदम उठाना चाहिए। यह भी कहा कि दोषियों को कड़ी सजा जरूर मिलनी चाहिए। भ्रम और असमंजस की स्थिति समाप्त होनी ही चाहिए। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों को भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है तथा इस घटना से हम सभी आहत हैं। इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणाम कारक कदम उठाए। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इसी कड़ी प्रतिक्रिया के बाद माना जा रहा है कि चढ़ावा चोरी कांड में अब उन बड़े लोगों पर गाज गिर सकती है जो अब तक खुद को बचाने में
सफल रहे हैं। चढ़ावा चोरी मामले में किस किस पर एक्शन होने वाला है, कैसा एक्शन होने वाला है और कौन कौन नप सकता है, इसका फैसला तो 6 जुलाई को होगा। लेकिन जांच में कुछ नए और चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए हैं। विस्तार से अब इन पर बात करेंगे। पुलिस सूत्रों की माने तो अभियुक्तों ने चढ़ावा चोरी के सबूत मिटाने की कोशिश की थी और अभियुक्तों ने शातिर चोरों की तरह मोबाइल को फॉर्मेट कर सबूत मिटाए थे। बताया जाता है कि गिरफ्तारी से पहले ही अभियुक्तों ने फोन को फॉर्मेट कर दिया था। यहां तक कि व्हाट्सएप चैट, फोटो, वीडियोस भी डिलीट कर दिए थे और जांच करने वाली टीम ने सभी अभियुक्तों के फोन को अपने कब्जे में ले लिया। अभियुक्तों ने जांच शुरू होने से पहले ही अपने मोबाइल फॉर्मेट कर वो सबूत मिटा दिए जो चैट और कॉल हिस्ट्री में थे। अब सवाल यही है कि आखिर सबूतों को जुटाने के लिए एसआईटी अब क्या करेगी। कोई भी दोषी बचने न पाए, इसके लिए एसआईटी तह तक जाने के लिए जांच कर रही है। फॉरेंसिक टीम की मदद से एसआईटी अभियुक्तों के मोबाइल से डेटा रिकवर करेगी। इसके जरिए यह पता लगाया जाएगा कि मंदिर में चढ़ावा चोरी कैसे हो रही थी। सबसे बड़ी चुनौती यह पता लगाना है कि चोरी की रकम मंदिर से बाहर कैसे निकाली जाती थी। एसआईटी ये जानकारी भी जुटाएगी कि किन लोगों के बीच रकम का बंटवारा होता था। एसआईटी के सामने यह सवाल भी है कि नेटवर्क चोरी कैसे करता था। इस चोरी कांड में कितने लोग शामिल थे, लूट कांड का मास्टरमाइंड कौन था। एसआईटी ने अब तक जितनी जांच पड़ताल की है, रकम बाहर निकालने और बंटवारे को लेकर कुछ सबूत मिले। यह भी साफ हो चुका है कि गिनती के दौरान अभियुक्त व्हाट्सएप से मैसेज भेजते थे। जांच में पता चला है कि मंदिर में चढ़ावा चोरी करने वाला जो रैकेट एक्टिव था, उसका मुख्य किरदार था टिन्नू यादव, चंपत राय का खासम खास, उनका सबसे बड़ा विश्वास पात्र चंपत राय का राइट हैंड। पुलिस और एसआईटी की पड़ताल में चौंकाने वाला सच सामने आया है। अयोध्या राम मंदिर में वीआईपी दर्शन के लिए टिन्नू यादव वसूली सिंडिकेट चला रहा था। सामान्य श्रद्धालु घंटों लाइन में लगकर दर्शन करते हैं। इसी का फायदा उठाते हुए टिन्नू यादव और उसका गैंग अवैध वसूली कर रहा था। टिन्नू एंड कंपनी ने आसपास के होटल, होम स्टे के जरिए बड़ा नेटवर्क तैयार कर रखा था। होटल में श्रद्धालुओं को वीआईपी दर्शन का लालच दिया जाता था। दर्शन करने वाले भक्त की क्षमता देखकर 500 से 1000 रुपए तक लिए जाते थे। बताया तो यह भी जा रहा है कि आर्थिक रूप से सक्षम लोगों से 2000 रुपए तक वसूले जाते थे। होटल संचालक श्रद्धालुओं की डिटेल्स टिन्नू गैंग को भेजते थे, जिसके बाद पैसे लेकर टिन्नू और उसके साथी श्रद्धालुओं को वीआईपी दर्शन कराते थे। इस प्रक्रिया में एक और नाम है और वो है छोटू। वीआईपी प्रवेश मार्ग के पास छोटू नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। जो श्रद्धालु होटल से नहीं आते थे, उन्हें छोटू के जरिए वीआईपी दर्शन कराया जाता था। छोटू भी टिन्नू के नेटवर्क के जरिए वीआईपी पास दिलाता था। यह रोज का धंधा बन गया था। बाद में श्रद्धालुओं से वसूली गई रकम आपस में बांटी जाती थी। 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के निकट ही वीआईपी दर्शन के नाम पर वसूली गई रकम का बंटवारा होता था। अविनाश शुक्ला को पुलिस उसी जगह पर ले गई जहां अभियुक्त आपस में पैसे बांटते थे। सूत्रों की माने तो जो चढ़ावे चोरी को लेकर पूरा का पूरा सिंडिकेट था, ये टिन्नू यादव चला रहा था और एक दूसरे से सब लोग जुड़े हुए थे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार टिन्नू यादव को इतनी शक्ति मिली कहां से, उसका मनोबल कैसे बढ़ता चला गया और आखिर कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी घटना होती चली गई। इन सभी चीजों को लेकर कई सारी नई जानकारी सामने आई है। और चढ़ावा चोरी पर ट्रस्ट सदस्य दिनेंद्र दास का बयान आया है। चोरी करने वालों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, चोरों को जरूर सजा मिलेगी, दिनेंद्र दास का बयान। कुछ और मुद्दों पर टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार कुंदन ने ट्रस्ट सदस्य दिनेंद्र दास से बात की है, सुनिए।
6 तारीख को लेके महाराज जी क्या तैयारी? 6 तारीख को मीटिंग में देखिए क्या किया जाए, तो जो कोषाध्यक्ष उन्हीं का दस्ता में चलेगा, देखिए क्या निर्णय लिया जाए। ये छोटी छावनी में होगा। 3 बजे। 3 बजे से होगा। कितने बजे से होगा? 3 बजे शाम को शुरू होगा। और कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी जी महाराज की अध्यक्षता, उन्हीं का दस्ता में चलेगा। बताया जा रहा है कि दिल्ली से भी कुछ बड़े लोग आ सकते हैं इस मीटिंग में शामिल होने के लिए। हाँ, आ सकते हैं, लेकिन हमको ये जानकारी नहीं है। बात हो रही है कि कोई चोरी में तो बहुत लोग आएंगे ना, किसी प्रकार पकड़ लिया जाए कौन है, उदंड दिया जाए। ईमानदारी में नहीं आती, चोरी में बहुत लोग आते हैं। महाराज जी, ट्रस्ट से जो बड़े लोगों को या फिर इस लोग को हटाने की जो प्रक्रिया है वो क्या प्रक्रिया है? एक बार बैठ वो तो हमारे ट्रस्टी लोग जो निर्णय लेंगे हमारे लिए मान्य होगा, हम तैयार रहेंगे। हाँ, गलती देखो उसको हटाओ। आपको लगता है कि ट्रस्ट में कहीं कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं नियुक्तियों को लेकर और तमाम तरह की चीज़ों को लेकर, जिसकी वजह से ये स्थिति पैदा हुई है? गड़बड़ी है तभी तो ये मामला फंस गया। वो जहाँ रामलाल बेवा मुक्त निर्मय अखाड़े का स्थान है, निर्मय अखाड़े का नाम ही नहीं लिए, बताया ही नहीं। वो हमारी पैतृक संपत्ति है। 1885 से निर्मय अखाड़ा मुकदमा देखने वाला निर्मय अखाड़ा ही था। गोपाल राव जी का नाम नए तरीके से सामने आ रहा है, किस तरीके से देखते हैं? अब रामलाल ना गलती किएंगे तो अपने भवन बचेंगे थोड़ो। बताया जा रहा है कि संभव है कि अगला एफआईआर उन्हीं पे हो, एक बड़ा नाम के तौर पे सामने आ जाए। एफआईआर करना जरूरी है, अगर चोरी हो तो एफआईआर करना जरूरी है, उसको ईमानदार बनाना ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर हैं। जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। आ सकेगा। इस दौरान उड़ान योजना की अभी तक की जो यात्रा रही उसका भी प्रदर्शन यहाँ किया गया, एक प्रदर्शनी के जरिए। साथ ही जोधपुर की खासतौर से अगर बात की जाए, अलग अलग जो पर्व यहाँ मनाए जाते हैं, राजस्थान की हम बात करें, किस तरीके से लोक संस्कृति जो है इनमें नज़र आती है, उसका भी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रदर्शन जो है किया गया है। जो टर्मिनल भवन है, सुंदर कलाकृतियाँ जो हैं वो यहाँ देखी जा सकती हैं। और खासतौर से करीब 23,000 स्क्वायर का पूरा जो एरिया है, इसमें अब नए सिरे से हमने देखा जो नया टर्मिनल भवन है इसका उद्घाटन हो चुका है। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है और यात्रियों को किस तरीके से बेहतर सुविधाएं जो हैं वो मिल सकती हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोधपुर में, और देखिए जोधपुर के एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नया टर्मिनल जो कि राजस्थान की संस्कृति को समेटे हुए और एक यहां पर राजस्थान की संस्कृति की पहचान को दिखाया गया है। इस नए टर्मिनल में भव्य एयरपोर्ट टर्मिनल बनाया गया है। हमारे साथ ध्वज आ रहे इस वक्त जुड़े हुए। ध्वज, नया टर्मिनल उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है। उड़ान योजना के तहत अगले चरण की तरफ बढ़े जोधपुर में, क्या खूबियां हैं नए टर्मिनल की, क्या लाभ होने वाला है जोधपुर के लोगों को, राजस्थान के लोगों को इस नए टर्मिनल से? बिल्कुल, देखिए पर्यटन की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा नाम जो राजस्थान में आता है जोधपुर का आता है। जोधपुर में जो टूरिस्ट की जो संख्या है वो काफी ज्यादा होती है और इसी को लेकर अब जो है आज जो प्रधानमंत्री ने जोधपुर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है, ये एक सबसे बड़ी सौगात दी है और इससे लोगों को और खास तौर पर टूरिज्म को जो है सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात की जाए कि जोधपुर एयरपोर्ट के इंटीरियर की तो राजस्थानी संस्कृति जो है पूरी तरीके से दीवारों में और जितने भी जो खंबे हैं वहां देखी जा सकती है। और उसके साथ साथ 3 कन्वेयर बेल्ट जो अभी जो शुरुआती तौर पर जो अभी दिया गया है, 3 कन्वेयर बेल्ट है और इसके साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि बड़ा यात्री भार जो है झेल सकता है जोधपुर एयरपोर्ट। एक बड़ी सौगात दी गई लंबे समय के बाद में जो है जोधपुर को एक अपना खुद का एयरपोर्ट मिला है। प्रधानमंत्री ने अभी उसका उद्घाटन किया है और सबसे बड़ी बात एक और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जोधपुर जो है बॉर्डर एरिया को कनेक्ट करता है, तो जोधपुर का एयरपोर्ट बनने से अब जो है
जो है पूरी तरीके से जो है फायदा होगा। उसके साथ साथ में कई उड़ानें भी अब संचालित होंगी और कई कंपनियां भी आगे आ रही हैं, एयरलाइंस कंपनियां आगे आ रही हैं। और कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि अब ये जो है डोमेस्टिक एयरपोर्ट बना है, उसके बाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी जल्द ही सौगात प्रधानमंत्री देंगे। इसकी भी ये जो योजना है उस पर काम किया जा रहा है। जी ध्वज, सरकार की उड़ान योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, उसी के संशोधित और एक्सटेंडेड पॉलिसी के रूप में जोधपुर का ये एयरपोर्ट बना है। तो किस तरीके से उड़ान योजना के साथ ये जोधपुर एयरपोर्ट उसको गति देने वाला है? मतलब यहां से और क्या उड़ानें बढ़ने वाली हैं, कनेक्टिविटी बढ़ने वाली है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो है सबसे ज्यादा टूरिज्म यानी कि बॉर्डर टूरिज्म को जो कनेक्ट करता है जोधपुर एयरपोर्ट करता है। और जिस तरीके से अब तो कई एयरलाइंस कंपनियां आगे आ रही हैं जोधपुर में, अब जो है फ्लाइटों की संख्या ज्यादा बढ़ेगी। और पहले 1 या 2 फ्लाइट ही संचालित होती थी, लेकिन अब जो है फ्लाइटों की संख्या 6 से ज्यादा होने जा रही है। आज प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एयरपोर्ट का जो टर्मिनल 1 है ये काफी बड़ा है और इसके साथ साथ 3 कन्वेयर बेल्ट अभी शुरुआती तौर पर शुरू हो रही हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी जल्द ही शुरू होने के पर जो है काम शुरू होगा। और ये एक सबसे बड़ी बात है कि बॉर्डर जो टूरिज्म है राजस्थान का, उसको अब कनेक्ट जो है जोधपुर एयरपोर्ट से करा जाएगा। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपने पहले संगठनात्मक दौरे पर राजधानी लखनऊ पहुंचे हैं। तस्वीरें देखिए, नितिन नवीन का यहां शानदार स्वागत किया गया। रोड शो की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये उत्तर प्रदेश का उनका पहला दौरा है। इसे 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, आगामी चुनाव की तैयारियों के लिहाज से। और देखिए, उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी होने वाली है। दोनों डेप्यूटी सीएम से भी मुलाकात करेंगे। 2 दिवसीय प्रवास के दौरान संगठन से लेकर सरकार तक के शीर्ष नेताओं के साथ बैठकें होंगी। चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने की दिशा में फीडबैक भी लेंगे। ये रोड शो की आप तस्वीरें देख रहे हैं। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। और ये दूसरी तस्वीर उस वक्त की जब लखनऊ पहुंचे थे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको लेने पहुंचे और उनका स्वागत भी किया गया। नितिन नवीन के स्वागत की ये पहली तस्वीर है आपके सामने और ये दूसरी तस्वीर आप लखनऊ में रोड शो की देख रहे हैं। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद कई कार्यक्रम नितिन नवीन के रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक, दोनों डेप्यूटी सीएम के साथ भी बैठक होगी और आगामी चुनाव के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा। बड़ी खबर यह भी कि मुंबई में आज भी तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी है। 4 और 5 जुलाई के लिए IMD ने रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले समय में यानी कि आने वाले हफ्ते में भी इसी तरह से बारिश होने की संभावना है। मुंबई के कई इलाकों में सुबह से ही तेज बारिश भी हो रही है और बारिश की वजह से कई सड़कें पानी में डूबी दिख रही हैं। पानी सड़कों पर भरा हुआ है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर यातायात प्रभावित है पानी की वजह से ही, क्योंकि बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया है। ये देखिए तस्वीरें। तो अलग अलग इलाकों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां सड़कों पर पानी लबालब भरा हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। कभी न रुकने वाली मुंबई की रफ्तार धीमी पड़ती हुई दिखाई दे रही है बारिश की वजह से, क्योंकि सड़कों पर पानी भरा हुआ है। लोकल ट्रेनें लेट चल रही हैं, देरी से चल रही हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को भी परेशानी हो रही है। ऑफिस आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आज भी बारिश हो रही है और IMD का कहना है कि आने वाले 2 दिनों में इसी तरह से बारिश जारी रहेगी और इसी वजह से रेड अलर्ट यानी कि भारी बारिश की संभावना। तो ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है। यातायात पर असर देखने को मिल रहा है। लोगों को परेशानी हो रही है आवाजाही में। और मुंबई से सटे विरार में रेलवे ट्रैक पर भरा पानी। सुबह से वसई विरार में हो रही है तेज बारिश। बारिश की वजह से कई जगह जल जमाव की स्थिति। सुबह से ही वसई विरार में लगातार तेज बारिश हो रही है और उसके बाद आप देखिए क्या हालात हो गए। सड़कें पानी से लबालब हैं। हर तरफ पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। ये विरार के रेलवे ट्रैक की तस्वीरें हैं जो पानी में डूब गए। ये तस्वीरें, 2 तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ सड़कों पर खुले इलाकों में भी पानी भर गया, दूसरी तरफ रेलवे ट्रैक भी पानी में डूब। और दादर में फूल मार्केट की छत पर पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से मार्केट की शेड को नुकसान पहुंचा है। पेड़ गिरने से मार्केट की बिजली सप्लाई भी कट गई है।
तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अचानक से ये मार्केट की छत पर पेड़ गिर गया, जिसकी वजह से नुकसान भी हुआ है, बिजली भी कट गई। इधर मुंबई के माटुंगा में भी पेड़ गिरा है और पेड़ गिरने से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। मुंबई में 3 दिनों में करीब 100 पेड़ गिरे हैं और इस तरह की दुर्घटनाएं सामने आई हैं। कहीं गाड़ियों को नुकसान हुआ है, कहीं लोगों की मौत हुई है। और आगे बढ़ते हुए बात भिवंडी की करते हैं। जबरदस्त बारिश का असर यहां पर भी, सड़कों पर पानी भरा है, घुटनों तक पानी भरा हुआ है। इसी वजह से सब्जी मंडी डूबी दिख रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 3 बत्ती सब्जी मंडी में कारोबारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, घुटनों तक पानी भरा हुआ है, लोगों को परेशानी हो रही है, लोगों के कारोबार पर भी इसका असर हो रहा है। और वहीं पुणे में भारी बारिश की वजह से गिरी दीवार गिरने की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। दीवार गिरने से दुकानों में पानी घुस गया। घटना में जान माल का नुकसान नहीं। और महाराष्ट्र लगातार बारिश की वजह से नदियां भी उफान पर हैं। महाराष्ट्र में बारिश हो रही है और इसी वजह से नदी नाले उफान पर हैं। रत्नागिरी खेड़ में जगबुड़ी नदी ने चेतावनी के स्तर को पार कर दिया है। तस्वीरें देखिए, इसी वजह से नदी के किनारे बसे लोगों के लिए खतरा बन गया है। एहतियातन एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है। आसपास के इलाकों में अलर्ट भी जारी किया गया है। और लगातार बारिश से तापी नदी में बढ़ा पानी। जलगांव के हथनूर बांध से पानी छोड़ा गया और हथनूर बांध के 10 गेट खोले गए। नदी किनारे लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए गए। मुंबई बारिश से बेहाल है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बारिश की वजह से लोग भी परेशान हैं और 3 दिन में हुई 5 लोगों की मौत से बीएमसी के दावों ने दम तोड़ दिया है। मैनहोल बिजली के तारों ने सरकारी दावों की पोल खोलकर रख दी है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट। मुंबई में गिरे पेड़, सिस्टम के सारे दावे ठेल। इन तस्वीरों से साफ है कि मुंबई में बीएमसी के सभी दावे सिर्फ और सिर्फ हवाई थे। मुंबई और आसपास के इलाकों में बारिश अब सिर्फ परेशानी नहीं बल्कि जानलेवा साबित हो रही है। पिछले 3 दिनों में खुले मैनहोल, करंट और पेड़ गिरने जैसे हादसों में 5 लोगों की मौत हुई है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ बारिश का कहर है या सिस्टम की लापरवाही। पहली तस्वीर मुंबई के माटुंगा इलाके की है। चमचमाती इन गाड़ियों पर अचानक पेड़ आ गिरा। पेड़ गिरने से ये गाड़ियां अब कबाड़ बन चुकी हैं। गनीमत यही है कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, मगर तस्वीरें ये बता रही हैं कि अगर हादसे के वक्त कार के अंदर कोई बैठा होता तो बचना नामुमकिन था। पेड़ हादसा होने के बाद बीएमसी कर्मियों का दस्ता मौके पर पहुंच गया और हमेशा की तरह लीपापोती की गई। अगली तस्वीर मुंबई से सटे मीरा भाईंदर की है। चलती बाइक पर नारियल का पेड़ आ गिरा। राई गांव के पास हुए इस हादसे में बाइक सवार राहुल अशोक पाटिल की मौत हुई है। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने राहुल को भारी भरकम पेड़ के नीचे से बाहर निकाला और गंभीर हालत में तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। उन्होंने अस्पताल के आईसीयू में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक राहुल पाटिल मीरा भाईंदर नगर परिषद के पूर्व डिप्टी मेयर अशोक पाटिल के बेटे थे। ये हादसा पूरे सिस्टम को झकझोर देने वाला है। 2 दिन पहले ही मुंबई के चेंबूर में स्कूल बस पर पेड़ गिरने से एक बच्चे की मौत हुई थी। इस हादसे में 10 बच्चे घायल भी हुए थे। तो कहीं खुले मैनहोल में गिरने से 55 साल के शख्स की मौत हुई, तो वहीं करंट लगने से लड़की ने दम तोड़ दिया। मगर हैरानी की बात यह है कि बीएमसी ने इन हादसों से भी कोई सबक नहीं सीखा।
वहीं महाराष्ट्र के रत्नागिरी की तस्वीर भी कुछ अलग नहीं है। भारी भरकम पेड़ उखड़कर 15 से 20 बाइकों पर जा गिरा। दरअसल चिपलून में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं की वजह से जर्जर पेड़ अचानक गिर पड़ा। इस पेड़ के गिरने से पार्किंग में खड़ी कई बाइक कबाड़ बन गई हैं, तो चमचमाती स्कूटी को भी इस पेड़ ने नुकसान पहुंचाया। इस हादसे के बाद इस इलाके में अफरा तफरी देखी गई। राहत की बात यही है कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के कोल्हापुर की हैं। लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब नदियों के वाटर लेवल पर भी दिखाई देने लगा है। जिले की पंचगंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है, तो स्थानीय किसानों के लिए मुसीबत बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और महाराष्ट्र की अरुणावती नदी में भी उफान और मूसलाधार बारिश की वजह से पानी बढ़ गया है और अरुणावती नदी में जलस्तर बढ़ने की वजह से ये हालात पैदा हुए। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह के हालात हुए हैं। जबरदस्त उफान देखने को मिल रहा है अरुणावती नदी में।